अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं सैयद अली हैदर वंस अगेन यूरो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज हम जो है वो बात करेंगे ख़ास तौर पे एम्बेसी की इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए। एक तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को हम याद रखेंगे, वो चीज़ ये है कि हम जस्ट यूट्यूबर नहीं हैं, ठीक है। हमारी एक हिस्ट्री है 2009 से लेकर अभी तक। हमें अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल होने वाले हैं। स्पेशली हम जर्मनी को लेके, हमें स्टडी वीज़ा को, स्टूडेंट वीज़ा को लेके, अगर आप हमारा फेसबुक पेज विज़िट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 700 प्लस आपको वहाँ पे वीज़े लगे हुए मिलेंगे। तो मीन्स के जो भी बातें हम करेंगे, ये बातें वो होंगी जो हमारे 14 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर और हमारे स्टूडेंट्स की फ़ीडबैक के ऊपर मुनहसर होंगी। ये जस्ट वो बात नहीं होगी कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ कंट्री ने कहता है कि वो आप सबको लेके आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये सारी बातें हमारे प्रॉपर एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होंगी और इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट्स की फ़ीडबैक के ऊपर मुनहसर होंगी। ये स्पेसिफिकली आलमोस्ट कोई 30 प्लस ये क्वेश्चन होंगे जो वीज़ा ऑफिसर जो है वो ड्यूरिंग वीज़ा आपसे पूछ सकता है, और हम टर्न बाय टर्न जो है वो हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जनाब। एम्बेसी में सबसे पहले ये जो सारा जो ये वीडियो है, ये एक मेन एक लॉन्ग वीडियो की सूरत में भी अवेलेबल होगी, और साथ ये आपको शॉर्ट रील्स की सूरत में भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है ये भी अवेलेबल होगी आपको। आप इसे शॉर्ट वीडियोस में भी देख सकेंगे, आप इसे लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जो एक स्टूडेंट है स्पेशली जर्मनी के लिए, और आलमोस्ट मोस्ट ऑफ जो यूरोपियन एम्बेसीज हैं उन सब की आलमोस्ट जो क्वेश्चनिंग और जो उनके जो है वो उनके आंसर्स हैं वो आलमोस्ट सेम एक ही तरह के होते हैं, एक ही पैटर्न के ऊपर होते हैं। तो ये वैसे तो ये एम्बेसी इंटरव्यू जो है वो हर एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है जी। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जब आप एम्बेसी में या अपने उस काउंटर पे, इंटरव्यू वाले काउंटर में स्पेसिफिकली स्टूडेंट जाता है उन स्टडी वीज़ाज़ के लिए जिसमें इंटरव्यू ज़रूरी है, ये भी हम बाज़ स्टडी वीज़ाज़ ऐसे हैं कुछ कंट्रीज़ के जिसमें इंटरव्यू ज़रूरी नहीं होता। ये स्पेसिफ़िकली उन कंट्रीज़ के लिए है जिसमें इंटरव्यू जो है स्टूडेंट को फिज़िकली एम्बेसी या एम्बेसी के किसी एजेंट के पास जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी। अब इसमें हम इसे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, कि इंट्रोडक्शन में स्पेसिफ़िकली याद रखें ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने, अगर हम उन्हें है तो ये माइनर पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम उन्हें याद रखें तो फिर ये इसमें कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो हमें वीज़ा ना दे। ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका नाम है। अपने नाम को एक तो कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ों को लेके चलें। आपका नाम होगा, नाम के बाद याद रखें हम स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, और स्टडी वीज़ा के लिए क्या होगा कि हमने अपनी एजुकेशन, और स्पेसिफिकली अगर हमारा कोई लैंग्वेज टेस्ट है तो हमने उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब एजुकेशन के लिए क्या है, हमने अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हम एमएस के एडमिशन के लिए और एमएस के स्टडी वीज़ा के लिए एम्बेसी गए हैं तो याद रखिएगा कि हमें अपनी जो बीएस की डिग्री का नाम, बीएस की डिग्री की कंप्लीशन डेट, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। अक्सर व बेशतर यहाँ मैं स्टूडेंट्स के साथ देखता हूँ, स्टूडेंट से पूछते हैं जनाब आपका बैचलर में आपके मार्क्स क्या थे, वो कहता है जी मुझे याद नहीं है। तो काइंडली इतना कैजुअल नहीं होना हमने। हमें अपने, अगर हमारे पास एक डिग्री है मीन्स हमारा 4 साल का बीएस है, तो हमें उस अपने डिग्री की कंप्लीशन डेट और साथ हमें जो है वो उसके अपना सीजीपीए हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। सेकंड थिंग, जो आपकी कॉलेज एजुकेशन है जिसे पाकिस्तान में इंटरमीडिएट कहा जाता है, दुनिया में इसे एचएसएससी कहा जाता है। ठीक है। हमें उसकी कंप्लीशन डेट और उसके मार्क्स याद होने चाहिए। सिमिलरली जो हमारा मैट्रिकुलेशन है, हमें उसकी कंप्लीशन डेट और उसके मार्क्स याद होने चाहिए। ये ना हो कि आपसे, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके इंट्रो में मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, सेकंड थिंग आपकी बीएस की एजुकेशन,
थर्ड थिंग आपने जो है वो, अगर आपका इंटरमीडिएट साइंसेस में है आप उसे जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, आप मैट्रिकुलेशन अगर आपकी साइंसेस में है, आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट है, आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट थिंग आपका आइल्स का रिज़ल्ट, अगर आपका आइल्स का बैंड जो है वो अच्छा है, आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है उसका स्कोर अच्छा है, उसे ज़रूर मेंशन करें। अगर आपकी इन तीनों, आपकी कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में अगर कहीं कोई आपकी पोजीशन है तो काइंडली उस पोजीशन को ज़रूर मेंशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ड्यूरिंग आपकी एजुकेशन, कोई आपकी एजुकेशन के अंदर कोई आपका एक्सचेंज का ट्रिप है बाहर का, अगर आप कोई पोजीशन होल्डर हैं, आपकी स्पेसिफिक आप कोई अवार्ड विनर हैं, तो लाजमी इसे अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में एक्सप्लेन करें। लाइक इफ़ यू गॉट गोल्ड मेडल इन योर ग्रेजुएशन, देन आपने क्या करना है, आपने उसे स्टार्ट में एक्सप्लेन करना है। जब आप कोई ऐसा लैंडमार्क अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, यू विल फील के इंटरव्यूअर जो है उसकी सारी जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसका इंटरव्यू लेने का स्टाइल, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली इसमें आप अपने सिटी का जिक्र भी कर सकते हैं। हम दोबारा से इसे रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, देन आप अपने सिटी को मेंशन कर सकते हैं, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, देन आपके कॉलेज एजुकेशन को, फिर आपकी स्कूल एजुकेशन को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा आपको स्पैन देगा बोलने के लिए। इसके बाद आप आपसे अपना आइल्स का बैंड एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, किसी वेल नोन इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो लाजमी अपना ये एक्सपीरियंस भी मेंशन करें। ये आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। स्पेशली अगर आप जर्मन एम्बेसी में जा रहे हैं तो जर्मन्स जो हैं और जर्मन एम्बेसी भी, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ भी, ये एक्सपीरियंस लोगों को मीन्स के आपका लिमिटेड जो प्रॉपर एक स्टूडेंट के लिए एक्सपीरियंस होता है 1, 2, 3 साल का, उसे लाजमी आप एक्सप्लेन करें। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई हमारे इंट्रो के अंदर, ठीक है। इसके बाद आ जाती है, बाज़ दफ़ा वो हमसे हमारी फैमिली के बारे में चीज़ें पूछना शुरू कर देता है। लाइक सिबलिंग के बारे में पूछता है। और सिबलिंग याद रखें, अगर आप टोटल जो हैं 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, आप भाई हैं, तो मीन्स आपकी 4 और सिबलिंग हैं। सिबलिंग में आप अपने आप को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और स्पेशली याद रखिएगा, अगर आप वाइल एक्सप्लेनिंग योर सिबलिंग, अगर आपकी सिबलिंग्स में लोग पढ़े लिखे हैं, आपका कोई बहन भाई डॉक्टर है, आपका कोई भाई इंजीनियर है, आपकी कोई सिस्टर डॉक्टर हैं, सिस्टर इंजीनियर हैं, या कोई अच्छे ओहदे पर फाइज है, ठीक है, तो लाजमी उसका लाजमी जिक्र करें। जो अच्छा ओहदा है उसे मीन्स, उसे कोई ओहदे के मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कर देती हैं किसी के लिए। जो एम्बेसी है, याद रखिए, एम्बेसी अपना काम 2 तरीक़ों से करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप बाय स्टेप ये होता है, आपकी पहली एम्बेसी रिक्वायर्स योर फ़ी। जब आप एम्बेसी को फ़ी दे देते हैं, उसके बाद एम्बेसी आपका सिक्योरिटी चेक करती है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे बहन भाई कुछ ऐसे, कोई ना कोई किसी ऐसे ओहदे पे होता है जिससे फिर उन्हें वो जो सिक्योरिटी चेक वाली ऑप्शन है वो हमारी बहुत क्लियर हो जाती है। लाइक अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो मीन्स के गवर्नमेंट सर्वेंट जो है आपके, स्पेशली फैमिली में कोई या आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो लाजमी आप उन्हें ज़रूर मेंशन करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के लिए। सिबलिंग्स में व्हेनेवर आप उसे एक्सप्लेन करें तो आप उन्हें डिटेल से, एक तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को आपने कोशिश करना है कि आप 1-1, 2-2, 3-3 लाइनों में अपनी स्पेसिफिक इंग्लिश, जो भी आपकी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, लेकिन आपने इंग्लिश में ये सारी चीज़ें 2-2, 3-3 लाइनों में लिख लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब हम थर्ड साइड पे आते हैं इंटरव्यू की। थर्ड साइड पे ये कुल जस्ट हम ये स्टेप बाय स्टेप तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं जिसे हम साइड बाय साइड आंसर करते रहेंगे।
एक स्पेसिफिक जो है वो हायरार्की में। अब आपकी इनकम के बारे में वो पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं। अब हमारे पास 2-3 सिनेरियोज होते हैं इस चीज के। एक तो अगर हमारे जो फादर हैं वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास उनकी पे स्लिप्स अवेलेबल हैं, हमारे पास उनकी इनकम जो है वो टैक्स नेट के अंदर है। जो सैलरीड पर्सन है वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया में टैक्स नेट के अंदर होते हैं। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, इसमें जो बिजनेसमैन हैं वो ऑलवेज थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं टैक्स देने में, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। हमारे स्मॉल बिजनेसेस में जो टैक्स वाली ऑप्शन है वो बड़ी लिमिटेड सी पाई जाती है। अगर फादर आपके, उनकी इनकम टैक्स नेट में है, उनकी जॉब अच्छी है, ठीक है जी, तो आप स्ट्रेट अवे जो मंथली इनकम, जस्ट लाइक फ्रॉम पाकिस्तान आप अम्बेसी गए हैं, अम्बेसी जाके तो अगर आपको वो पूछता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी जाने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 40 लाख रुपीस मिनिमम रिक्वायर हैं, याद रखिएगा जर्मनी जाने के लिए। और इसके लिए अगर कोई बंदा जो आपका स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, ही शुड हैव ऑलमोस्ट, उसकी जो इनकम है वो मिनिमम हमने 3 से 4 लाख रुपया उसकी इनकम लाजमी बतानी है, ठीक है जी। और अगर जस्ट हमारे फादर जो हैं उनकी जॉब अच्छी नहीं है इतनी, ठीक है, वो किसी लोअर जॉब कैडर में है, उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख से नीचे नीचे है, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में नंबर 1 में एक जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने, अगर आपके सिबलिंग बड़े हैं आपसे, आपकी बड़ी बहनें हैं, आपके बड़े भाई हैं, आप उनकी सैलरी को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देन अगर वो आपसे फादर की इनकम पूछता है तो आपने उसे अपनी फैमिली की इनकम बता देनी है कि मेरी फैमिली की इनकम 3-4 लाख रुपया है, लेकिन ये बात 3-4 लाख रुपए के आसपास ही होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। ये हो गया। सेकंड थिंग, अगर आप खुद बड़े हैं और सिर्फ आपके बाद फादर हैं जो अर्न कर रहे हैं और कोई पर्सन घर का अर्न नहीं कर रहा, तो देन आप 1-2 चीज़ें कह सकते हैं कि जनाब एक तो उनकी सैलरी है, फर्दर जो है वो हमारी कुछ सेविंग थी, उन सेविंग को फादर ने डिफरेंट जो है वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमें वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो, आप कह लें कि कोई आपका फाइनेंशियल शेयर जो है वहाँ से भी आपको मिलता है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इतना, जो वीज़ा ऑफिसर है वो इतना इस चीज़ के पीछे ज़्यादा क्यूरियस नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोई चीज़ आपसे पूछते हैं कि जनाब ये आपका फाइनेंशियल, आपका शेयर क्या है, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनाए जा सकते हैं, वो एज सच कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया हमारी मंथली इनकम का, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारे वीज़ा इंटरव्यू के अंदर, ठीक है जी। अब इसके बाद जनाब एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके चला जाता है, वो है जी आपका टारगेट प्रोग्राम। कि आपका टारगेट प्रोग्राम क्या है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा इंटरव्यू के अंदर, कि आपका जो टारगेट प्रोग्राम क्या है, टारगेट प्रोग्राम है कौन सा, उसका रिलेशनशिप क्या है आपसे, ठीक है। फर्दर ये है कि वो जो टारगेट प्रोग्राम है, आप उस टारगेट प्रोग्राम में क्यों जाना चाह रहे हैं। मींस कि जो ये टारगेट प्रोग्राम है, लाइक अगर आपका कोई एमएस की डिग्री है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, तो याद रखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस डिग्री का नाम बहुत क्लियरली आना चाहिए। उस एमएस का नाम बहुत क्लियरली आना चाहिए। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में अगर हम एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान लें, तो पाकिस्तान में क्या होता है, आपने बीएस फिज़िक्स में किया और एमएस में फिज़िक्स में कर लिया, लेकिन जर्मनी जो है इसमें मोस्टली जो आपके एमएस हैं, तमाम डिग्रीज जो हैं वो आपकी स्पेशलाइजेशंस की या स्पेशलिस्ट फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर ये बेस करती हैं। लाइक अगर आपने फिज़िक्स में बीएस किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबल आप नैनो टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं जर्मनी में एमएस में, आप ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं एमएस में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मैथ में कुछ पढ़ा हुआ है तो
जर्मनी में आप मैथमेटिकल मॉडलिंग में जा सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम्स में जा सकते हैं। मींस कि वहाँ पे स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से थोड़े से नाम लंबे होते हैं, तो वो नाम जो है हमारे प्रोग्राम का वो हमें हर सूरत में याद होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो नाम जो है वो हम प्रॉपरली एक्सप्लेन भी ना कर सकें और उसे प्रोनाउंस भी ना कर सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपका नाम आपके प्रोग्राम का आपको पता होना चाहिए। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रोग्राम की आउटलाइन है, आपके प्रोग्राम की जो हम टारगेट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आपने अपने टारगेट प्रोग्राम की मॉड्यूल्स डिटेल या कोर्स आउटलाइन मेन हेडिंग्स के साथ, जिस तरह हमारे बीएस के ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर हमारे मॉड्यूल नेम लिखे होते हैं, मैं सिर्फ उस मॉड्यूल नेम की बात कर रहा हूं, मैं सब हेडिंग्स की बात नहीं कर रहा। हमें वो मॉड्यूल नेम्स 4 to 5 मॉड्यूल नेम्स हमें हर सूरत में अपने प्रोग्राम के टारगेट प्रोग्राम के याद होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपसे आपका टारगेट प्रोग्राम पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि जो टारगेट प्रोग्राम है इसमें जो कोर मॉड्यूल हैं ये 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, वो 4, 5, 6 ये आपको याद होने चाहिए हर सूरत में। ये वो आपसे पूछ भी सकता है, वो आपको लिखने के लिए भी दे सकता है, याद रखिए। मैं बात कर रहा हूं विद रेफरेंस टू जर्मन एम्बेसी इंटरव्यू के, कि जो जर्मन एम्बेसी का इंटरव्यू है उसमें क्या है, वो आपको लिखने के लिए भी दे सकता है कि काइंडली आप जो है वो अपने को मॉड्यूल लिस्ट मुझे लिख दें। अब मॉड्यूल लिस्ट में अगर फ़र्ज़ करें 15 सब्जेक्ट हैं तो 15 सब्जेक्ट तो किसी को याद नहीं होते, 4, 5, 6, 7 जितने आपको, लेकिन कोशिश करें मैक्सिमम एज मच एज कैन जो है, एज मैनी एज कैन जो आप अपने जो है वो आप रिमेंबर रख सकें, याद कर सकें। वो लाजमी जो है वो मॉड्यूल नेम आपको पता होने चाहिए। और फिर एक और आपने कोशिश करनी है कि मॉड्यूल नेम आपने वो याद रखने हैं जो मॉड्यूल नेम्स आपकी जो बीएस का ट्रांसक्रिप्ट है उसमें भी पाए जाते हों। मींस कि एमएस की मॉड्यूल लिस्ट में से हमने वो प्रोग्राम चूज करने हैं जो हमारे पास बीएस की हमारी लिस्ट में भी मौजूद हैं। समटाइम बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हम उनकी एडवांस जो है वो लेवल को स्टडी करने जा रहे होते हैं, लेकिन नाम उनका वही होता है। ये क्या होगा, ये आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्प आउट करेंगे आपके एमएस और बीएस की डिग्री के दरमियान। इन दोनों के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप आपका, अगर वो आपको कहता है कि प्लीज रिलेट योर प्रीवियस डिग्री विद योर टारगेट एमएस प्रोग्राम, तो वो क्या है, जो ये दोनों मॉड्यूल्स मैंने आपको बताया, ये दोनों इनको आपस में आपको रिलेट करना जो है वो काफ़ी आसान होगा। ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सब चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। अगर सिमिलर जो है वो आप कह लें कि डोमेन के मॉड्यूल्स होंगे, उन्हें आप इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे राइटिंग में भी और ओरली भी, कि जो है प्रीवियसली मैं इन तमाम मॉड्यूल्स के बेसिक नॉलेज मेरे पास है। बेसिक नॉलेज में आप एक दो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाउ आई वांट टू स्टडी इन जर्मनी जस्ट टू गेट एडवांस नॉलेज ऑफ दीज डोमेन्स। उसमें अगेन आप 3-4 टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्मिनोलॉजीज क्या करेंगी, ये आपको हेल्प आउट करेंगी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अपनी ओल्ड डिग्री के साथ अपनी नई डिग्री का, जो आपका एमएस का टारगेट का प्रोग्राम होगा। ठीक है जी, ये है हमारे प्रोग्राम कोर्स को लेके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए। और सेकंड थिंग इसमें यह है कि टारगेट आपका जो एमएस प्रोग्राम है या जो भी आपका बीएस प्रोग्राम है, यू शुड नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि वो कितने सेमेस्टर पे बेस है। अब जर्मनी है, जर्मनी में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं एमएस के, वो 3 सेमेस्टर्स के भी अवेलेबल होते हैं, वो 4 सेमेस्टर्स के भी अवेलेबल होते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ से ट्रैवल करते हैं, दे मोस्टली यूज टू हैव 4 सेमेस्टर अहेड इन देयर मास्टर। लेकिन उसकी वजह क्या है कि जो हमारी यहाँ पे बीएस की डिग्री है, वो जब हम उसकी जर्मन जो उनका ECTS सिस्टम, उसमें हम इसे अपने क्रेडिट आवर्स को कन्वर्ट करते हैं, तो वो 180 कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जो एज रिकमेंडेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान,
यानी कि हम अपने क्रेडिट्स को खुद मल्टीप्लाई करके उसे नहीं कर सकते। हमारी जो HEC है उसने इंटरनेशनली हमारी डिग्री को 180 ECTS का सबको ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि ये 180 ECTS की है, जबकि जर्मनी में जो BS की डिग्री होती है वो 210 ECTS की है। मींस हम 30 ECTS पीछे होते हैं और हमें 30 ECTS एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, किसी वक्त में एक वक्त ऐसा था, अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो वो 30 ECTS मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट अपने 3 सेमेस्टर के साथ ही पढ़ लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी मोस्ट ऑफ टाइम तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो बच्चा 30 ECTS लैग कर रहा होता है उसे 4th सेमेस्टर भी ऑफ़र करते हैं। तो मीन्स के हमारी जो डिग्री, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके जो मोस्ट ऑफ MS के प्रोग्राम हैं, हम उन्हें बता सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ 3 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर कि मेरी MS का जो प्रोग्राम है ये 4 सेमेस्टर का है। ठीक है, क्योंकि हमारी, अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीज़ा ऑफिसर इतनी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो पूछता है कि हाउ कम इट्स ऑफ 4 सेमेस्टर, तो फिर आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ये क्या है, ये MS प्रोग्राम का हमारा जो टारगेट प्रोग्राम है उसकी डिटेल हमारे पास बड़ी, हमें उसकी चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम है, ठीक है, एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक, समटाइम ये इंटेंडेड ट्रैवल डेट भी होती है आपकी। ठीक है, आपकी इंटेंडेड ड्यूरेशन भी होती है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होनी है। ठीक है, एडमिशन लेटर को लेके 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 जो है वो है इनरोलमेंट डेट क्या है आपकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि आपकी इंटेंडेड ट्रैवल डेट क्या है, आप किस डेट को ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और थर्ड थिंग जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं। हम दोबारा से रिपीट करते हैं प्रोग्राम के लिए कि आपकी क्लासेस जो हैं, नंबर 1 चीज़ होगी कि इनरोलमेंट की डेट क्या है, सेकंड ये है आपकी इंटेंडेड ट्रैवल डेट क्या है, और क्लासेस आपकी कब स्टार्ट हो रही हैं। ये तीनों चीज़ें आपको बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए, ताकि अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है तो वो आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और याद रखें, जो आपकी, जब आप ड्यूरेशन में 2 डेट्स देते हैं कि प्रोग्राम जो है वो दिसंबर 2023 में स्टार्ट होगा, 24 में स्टार्ट होगा और ये अक्टूबर 25 में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट। जो एंड डेट है ये जस्ट आप एक उसे टेंटेटिव डेट दे सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिकली नहीं है कि आप किसी से पूछने के लिए चले जाएं। जस्ट आफ्टर 4th सेमेस्टर की आप जो है वो एक टेंटेटिव डेट उसे दे सकते हैं कि जनाब मेरा जो ये प्रोग्राम है ये इस डेट को, इसकी जो है वो एंड ड्यूरेशन है, यहाँ तक का मुझे वीज़ा चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। और आपके टारगेट MS के प्रोग्राम को लेके एक और बड़ी जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम लेके चलते हैं, वो है जी आपकी स्कोप ऑफ योर प्रोग्राम। कि आपका प्रोग्राम का स्कोप क्या है, आपका प्रोग्राम का स्कोप क्या है। मोस्ट ऑफ टाइम जो स्कोप है ये आता है कि स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स, कि ये प्रोग्राम आपको, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेशलिस्ट बना देगा। क्योंकि आपका जो MS है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। ठीक है, आप किसी भी इंडस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप फर्दर मॉडर्न मशीनरी के ऊपर काम कर सकेंगे, मॉडर्न रिसर्च कॉन्सेप्ट पे काम कर सकेंगे। ठीक है, कुछ लोग स्कोप को इस चीज़ के लिए भी लेके जाते हैं, कुछ लोग स्कोप को कम्युनिटी के लिए भी लेके जाते हैं कि ये किस तरह की कम्युनिटीज़ को आपका ये प्रोग्राम जो है वो सर्व करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इसका कम्युनिटी पे इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा।
ये जो सारी बातें हैं, इन सब चीज़ों का ना एक बड़ा आसान सा हल है। हमारी एक आदत है बीइंग अ पाकिस्तानी स्पेशली, ठीक है, बाकी लोगों का तो जो नेशंस और हैं उनका भी अपने अपने सब लोगों के एक जो है उनके टेम्परामेंट्स होते हैं लर्निंग के, लेकिन हम जो हैं हम ज़्यादातर उन प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर नहीं करते जिन्हें हम पढ़ने जा रहे होते हैं। अगर हम उन प्रोग्राम को एक्सप्लोर करें तो याद रखें हमें उस प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर लाजमी उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप मिलेंगे, ठीक है। हमेशा हमेशा याद रखें जो सुनी हुई चीज़ है वो आप जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन जो रिटन चीज़ होगी ना, जब उसे आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, एक तो वो आपका राइटिंग का एप्टीट्यूड डेवलप करेगी कि इसे लिखना किस तरह से है, इसने अगर ये लाइन ऐसे लिखी हुई है तो मैं भी इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। वो स्कोप को लाजमी पढ़ें, ठीक है, कि जो मेरी डिग्री है ये मुझे कहाँ लेकर जाएगी। हम किसी इंजीनियरिंग फील्ड में एंड करेंगे या हमें ये जो रिसर्च में कहीं आगे लेके जाएगी, स्पेसिफिकली क्या चीज़ है जो स्पेसिफिकली ये डिग्री मुझे एट द एंड क्या प्रोवाइड करेगी और मेरा स्कोप उसमें कितना वाइड होगा। इंडस्ट्रियल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, उसका सोशल स्कोप हो सकता है, ठीक है। मीन्स क्या है, ये अगेन जो ये वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ओरली पूछी भी जा सकती हैं, आपको लिखने के लिए भी दी जा सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप 4-5 लाइनों में इन चीज़ों को अपनी इंग्लिश के अकॉर्डिंगली लिख लें, ताकि वो आपको कोई चीज़ करने के लिए देता है, वहाँ पे टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में आप ये सारे काम को खैर आफियत से टाइमली मैनर में इसे आप लिख सकें। ये हमारे प्रोग्राम को लेके हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। और एक और चीज़, ये चीज़ आपके एडमिशन लेटर को लेके बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जो एडमिशन लेटर को लेके जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सबसे उसमें जो इंपॉर्टेंस है वो वीज़ा ऑफिसर पूछता है ये आपका कंडीशनल लेटर है कि ये आपका अनकंडीशनल लेटर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो लेटर है वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। अब याद रखिएगा हम विद रेफरेंस टू जर्मनी बात कर रहे हैं। अब जो जर्मनी है, जर्मनी में जो मोस्ट ऑफ जो हम जैसे कि यूरो एजुकेशन है, मैं यूरो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। यूरो एजुकेशन है, हम सिर्फ जर्मनी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे हम अगर लेमैन लैंग्वेज में दें तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जिस तरह सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इसी तरह ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट फंडिंग, इंडस्ट्रियल फंडिंग के ऊपर काम कर रही होती हैं, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से जब भी कोई लेटर आएगा वो हमेशा अनकंडीशनल लेटर होता है। वो लेटर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से आता है वो हमेशा अनकंडीशनल लेटर होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशंस किस तरह की हो सकती हैं? कंडीशन आपकी कोई लैंग्वेज की कंडीशन हो सकती है, आपके कोई एप्टीट्यूड की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, आप पे कोई फ़ी की कंडीशन हो सकती है। जो ये मैं बात कर रहा हूँ, अब अगर हम एज़ कंपेयर टू उसे अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के जो अनकंडीशनल लेटर हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जो कंडीशनल लेटर आएगा उसमें या तो आपकी लैंग्वेज की कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है, जस्ट यानी कि आप इसे माइनर, शायद कोई एक आधी यूनिवर्सिटी इस तरह से एडमिशन्स को डील करती हो, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ये आपको कंडीशन दे सकती है कि आपने फ़ीस जमा करवानी है अगर उस प्रोग्राम की फ़ीस है। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जर्मनी में तमाम एजुकेशन जो है वो फ्री हैं। जर्मनी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी तमाम फील्ड ऑफ एजुकेशन फ्री नहीं है। जर्मनी में सिर्फ वो प्रोग्राम्स फ्री हैं जिनकी जर्मन्स को ज़रूरत है, जिनकी जर्मन इंडस्ट्री को ज़रूरत है, ठीक है, वो प्रोग्राम फ्री हैं। अगर आप बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको 8 यूरो पर सेमेस्टर, 8,000 यानी कि 8,000 यूरो पर सेमेस्टर फ़ी वाले प्रोग्राम भी आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर होगी।
ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में दोबारा हम रिपीट करते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है, या तो आपकी डिग्री कंप्लीशन, अगर अब डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, कुछ यूनिवर्सिटी ने आपको इंटरटेन कर लिया है, तब आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी लैंग्वेज, आपका कोई लैंग्वेज टेस्ट या लैंग्वेज का स्कोर आपका अप टू मार्क नहीं है, तो तब ये कंडीशन हो सकती है आपके उसके अंदर। या इन सम केसेस ये भी जस्ट जो है ना वो बहुत इसका लीस्ट जो है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको फ़ी पे करने के ऊपर आपका अनकंडीशनल लेटर सेंड किया जाएगा। ये कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके लेटर जो हैं वो अनकंडीशनल लेटर होते हैं। और कंडीशन को लेके एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन को लेके एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन की थी कि विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, के पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी डिग्री 180 ECTS की कन्वर्ट होती है जब वो जर्मनी में कंसिडर की जाए, ठीक है। और जो जर्मनी की ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 210 क्रेडिट्स की है, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कुछ कंडीशनल लेटर ये भी होते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि 30 ECTS जो है स्टूडेंट को अपनी डिग्री के दौरान कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब ये वो कंडीशन है जो वीज़ा लगने के बाद इंप्लीमेंट हो रही है। ये कंडीशन वो है जो ये ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को ये करनी पड़ते हैं, ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री जर्मनी में 3 सेमेस्टर्स की MS की डिग्री है। तो अभी क्या है, उन्हें जो अपना जो ये 30 ECTS का गैप है, ये उन्हें वहाँ जाके उन्हें जो है वो इन्हें करना पड़ेगा। 30 ECTS वो अपनी डिग्री के दौरान या एक्स्ट्रा से 1 सेमेस्टर लेके वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब जो ये वाली कंडीशन है, याद रखिएगा, ये कंडीशन ऐसी है जो जर्मन वीज़ा के बाद जर्मनी जाकर ये पूरी होने वाली कंडीशन है। इस तरह की कंडीशंस को हम जो है वो कंडीशन नहीं समझते। इस तरह की कंडीशन, वो कंडीशन जो वीज़ा लगने के बाद इंप्लीमेंट हो रही है, उसका जो लेटर है वो भी अनकंडीशनल लेटर होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने ये कंडीशनल और अनकंडीशनल का जो है वो हमने वो डिस्कस किया है। इसकी भी बड़ी डिस्कशन होती है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आपसे राइटिंग में भी पूछी जा सकती है और ये चीज़ आपसे ओरली भी पूछी जा सकती है। राइटिंग में आंसर करने के लिए अगेन आपने इसे 3-4 लाइनों में इसे हमने अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। याद रखें, चीज़ों को कॉपी पेस्ट ना करें कहीं से, ठीक है। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए, वो सब लोगों को आइडिया है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में वो आपको एक पेज लिखने के लिए दे देते हैं। वो सम टाइम 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो पेज के ऊपर सम टाइम लिखे भी होते हैं, सम टाइम वो वैसे आपको एक वाइट पेज दे देते हैं और आपको बता देते हैं वाई जर्मनी, वाई दिस प्रोग्राम, वाई दिस सिटी, योर फ्यूचर गोल्स, ठीक है, प्लीज़ रिलेट योर प्रोग्राम विद योर प्रीवियस प्रोग्राम। इस तरह की जो है वो आपको वो क्या कहते हैं, आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दे देते हैं। याद रखिएगा, वहाँ पे आपने इधर उधर नहीं देखना, किसी से कॉपी नहीं करना। ये इंतहाई बैड इंप्रेशन है। इसके ऊपर अक्सर व बेशतर बंदे की, बच्चे की रिजेक्शन भी आ जाती है कि बच्चे ने सब कुछ बड़ा अच्छा किया हुआ, लेकिन बच्चे ने जाके अपने साथ वाले कैंडिडेट से देख के उसने लिखना शुरू किया और वीज़ा ऑफिसर ने उसे नोट कर लिया। याद रखें, आपके मार्क्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है। मैं इंटरनेशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप कहीं इंटरनेशनल स्टडी के लिए जा रहे होते हैं, आपके मार्क्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, आपके फाइनेंसिस के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन होती हैं जब आपकी इंटरव्यू के दौरान और आपकी एप्लीकेशन की एवेल्यूएशन के दौरान कि आपकी एथिक्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपने कोई क्रिमिनल इंटेंशन, कोई कॉपी, कोई नकल, कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश की है ड्यूरिंग वहाँ पर बैठते हुए, तो ये चीज़ें वो हैं जो आपके लिए इंतहाई किस्म की लीथल हैं वीज़ा लगने के लिए, ठीक है। हम बाज़ दफ़ा
हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं बस सब कुछ ठीक था, कोई मसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ये ऐसे हो नहीं सकता। कहीं ना कोई ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से किसी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। इसकी मैं आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ। मुझे 14 साल हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। अब इस 14 सालों के अंदर मेरा ख्याल है अभी तक 14 सालों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे 14 सालों में कितने वीज़े रिजेक्ट हुए होंगे, तो ये हार्डली 6 to 7 होंगे। 14 सालों में हार्डली 6 to 7। वैसे तो ये इंटरव्यू का ये वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आई थिंक एक्सप्लेन करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक तो आप कहीं भी जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास, किसी के पास भी आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जाते हैं, एक चीज़ याद रखें, उसे सब चीज़ें बताएं कि आपका पासपोर्ट कहाँ कहाँ गया, किस किस जगह गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। रिजेक्शन है तो वो क्या था, रिजेक्शन के बाद बैन तो नहीं लग गया। ठीक है, मेरा पहला वीज़ा एक बच्चे का रिजेक्ट हुआ, ये पुरानी बात है, ये मेरा ख्याल है शायद 2015 की बात होगी। ठीक है, 2015 के अंदर या 15 या 14 की बात होगी। अब 2015 और 14 के अंदर जनाब क्या हुआ कि मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन थी। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ मुझे रिजेक्शन का एक्सप्लेन किया कि मेरी रिजेक्शन है, लेकिन मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने सिंपल एम्बेसी को बता दिया कि जनाब ये रिजेक्शन है, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट गिर गया। जनरली जो रिजेक्शंस वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर होते हैं, वो नॉर्मली जो है ना वो जनरल होते हैं, वो अक्सर जनरली ही लोग उसे डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या था कि बच्चा गया, बच्चे की बड़ी अच्छी प्रोफाइल थी, बच्चे का बड़ा अच्छा आइल्स था, बिजनेस का बैकग्राउंड था। बच्चा एम्बेसी गया और जाके क्या हुआ कि बच्चे को ना एम्बेसी ने कहा कि आप जो है ना, जनरली इस तरह होता नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा जो है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई और चीज़ जो है, लाइक यही फ़ी आपकी, जो फ़ी आपके पास जनरल एक फ़ीस 75 यूरो है, यही चार्ज की जाती है। ठीक है, उस बच्चे से हिस्ट्री लेकर एम्बेसी ने उसे कहा जनाब आप उस वक्त जो जॉब सर्च वीज़ा के लिए चार्जेस होते हैं अभी ज़्यादा हैं, उस वक्त वो 30,000 यूरो हुआ करते, सॉरी 30,000 रुपीज़, यूरो नहीं, 30,000 रुपीज़ थे। उसके बाद उन्होंने बच्चे की डिटेल इंक्वायरी की। ठीक है, और बच्चे का रिजेक्शन आ गया। ठीक है, अब रिजेक्शन आया, मैं भी खुद बड़ा परेशान हुआ कि ये रिजेक्शन जो है ये क्यों आ गया बच्चे का ना। बहरहाल हमें ना बच्चे ने कोई चीज़ एक्सप्लेन की। हाँ, हमें ये ज़रूर होता है कि हमने बच्चे से पैसे उस वक्त लेने होते हैं जब हम उसका वीज़ा लग जाए। जब वीज़ा नहीं लगेगा तो हम उससे कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, मीन्स कि हमारी सारी मेहनत जो थी वो ज़ीरो हो गई। अब जनाब बच्चे की रिजेक्शन किस वजह से आई, हमारे पास यहाँ पे जब आप इतनी देर से बैठे होते हैं, फिर मेरे पास उस बच्चे का एक दोस्त आया जर्मनी जाने के लिए, उसकी हमने प्रोसेसिंग की, वो बच्चा अभी माशाल्लाह जर्मनी बैठा हुआ। ड्यूरिंग उस बच्चे को उसी बच्चे ने रेफर किया हुआ था जिसकी रिजेक्शन थी, मींस कि वो बच्चा हमारी सर्विसेज से मुतमईन था। ठीक है, जो उसकी रिजेक्शन थी जिस बच्चे ने, उस बच्चे ने उस नए बच्चे को रेफर किया। ड्यूरिंग वैसे डिस्कशन ना वो कहता है जनाब वो ऑस्ट्रेलिया वाले तो बहुत सख्त हैं। ठीक है, उसने फलां बच्चे की, उस बच्चे का नाम तो नहीं मैं ले सकता यहाँ पे, उसने उसका रेफरेंस दिया कि उस बच्चे का उन्होंने वीज़ा भी रिजेक्ट किया और 5 साल का बैन भी लगा दिया। वजह क्या थी कि उसमें उसके मे बी शायद उस बच्चे का अपना कोई कसूर ना हो, मे बी किसी कंसल्टेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दिया हो जो प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने हमें बताया नहीं कि मेरे पास 5 साल का बैन लगा हुआ है। ठीक है जी, और उस जवान की रिजेक्शन आ गई। या फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है जी 2000, ये मेरा ख्याल है 2019 या 20 की बात है, 19 या 20 की बात है। अक्सर व बेशतर ऐसा हो जाता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे एम्बेसी चले जाते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा 4-5 बच्चों की इकट्ठी अपॉइंटमेंट भी आ जाती है। अब वो बच्चे इकट्ठे एम्बेसी चले गए। ठीक है जी, अब क्या हुआ, उनमें से 4 लोगों की, शायद 6, मेरे ख्याल में 7 लोग थे, उनमें से जो 4 लोग थे ना, 4 लोग
आप इमेजिन करें कि उन 4 लोगों के पासपोर्ट उनके घर वापस आने से पहले वापस आ गए, उनके घरों में वापस आ गए, यानी कि विद इन 2-3 डेज। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि एम्बेसी इंटरव्यू के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपके एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एथिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है एम्बेसी इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले आपका फीसिस जमा होती हैं, बैंक एम्बेसी को फीस के बारे में कंफर्म करता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है जो इटसेल्फ 5 to 10 डेज का काम है। नादरा के लिंक्स हैं, पाकिस्तान के जो क्रिमिनल ऑफेंस वाले लोग हैं उनके लिंक्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनली जो ये आपके पास जो ये इंटरपोल वगैरह या कुछ बड़े वेल नोन किस्म के लोग होते हैं उनके वो जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनके लिंक्स पे ये आपका सिक्योरिटी चेक करते हैं। अब जनाब इतना टाइम हुआ ही नहीं, 3 दिन के अंदर उन सब के वो 4 जो लड़के थे उनके पासपोर्ट वापस आ गए। अब उन्होंने मुझे किसी ने कोई कंस्ट्रक्टिव डिटेल नहीं दी, और मेरी ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि 4 बच्चों के इकट्ठे पासपोर्ट वापस आ गए हैं वीज़ा लगे बगैर। ठीक है, और फिर सब ने कहा जी सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है, सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है, सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो 3-4 लड़के और थे जिनका बाद में वीज़ा आया है, तो उन्होंने बताया कि जो ये सारे 4-5 लोग थे ना, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे की लेटर ऑफ मोटिवेशन कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। और वीज़ा ऑफिसर ने उन्हें बताया कि जो तुम काम कर रहे हो, ठीक है, आई विल स्ट्रेट अवे सेंड यू बैक टू योर होम, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा दोबारा तुमने ये काम किया। तो वही हुआ, जब उन्होंने उसे पीछे हेड के साथ डिस्कस किया होगा, उन्होंने कहा जी नहीं हमें इस तरह के लोग नहीं चाहिए। हालांकि उसमें आईटी के स्टूडेंट भी मौजूद थे, और आईटी वो फील्ड है जिसकी जर्मनी में डेफिशिएंसी, प्रोफेशनल डेफिशिएंसी 73% है, इतने उन्हें आईटी के लोग चाहिए। बहरहाल दोबारा से हम अपने जो है वो फोकस के ऊपर वापस आते हैं। मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जनरल एथिक्स हैं, जनरल एथिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एम्बेसी इंटरव्यू के लिए। अपनी ड्रेसिंग बहुत शानदार रखें, अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी रखें। अगर सर्दी है तो आप टाई भी लगा सकते हैं कोट के साथ। ठीक है, ड्रेस पैंट, कोट, ड्रेस शूज़, ड्रेस शर्ट, और आप उसके ऊपर टाई भी लगा सकते हैं इफ़ यू फील गुड। अगर आप टाई के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो टाई ना लगाएं, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि प्रॉपरली जो है वो सूटेड होके जाएं। इसके लिए क्या कहते हैं, अपनी जो आपकी इंटरव्यू है इसके लिए बड़े वेल ड्रेस होके जाएं। ठीक है जनाब, अपनी अगर दाढ़ी है तो खत कर लें, आप अगर दाढ़ी नहीं लेके चल रहे तो फिर लाजमी प्रॉपर शेव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाल हैं वो अपने साफ सुथरे रखें। ठीक है जी, इसके अलावा राइट फ्रॉम शटल टू एम्बेसी इंटरव्यू काउंटर, ठीक है, आपने किसी भी जगह के ऊपर जो है वो आपने ज़्यादा लोगों के साथ, जैसे हम वो पंजाबी में कहते हैं ना, सलाई नहीं पढ़ना। थोड़ा सा रिजर्व रहें हर बंदे के साथ, थोड़ा सा रिजर्व रहें। वहाँ बैठ के क्लास ना लगा लें, सब लोगों को लेक्चर ना देना शुरू कर दें कि भाई ये इंटरव्यू में पूछेगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। बिल्कुल भी कोई ऐसी बात ना करें, अपना जो है वो रिजर्व रहें और कोशिश करें सबके साथ अच्छे इखलाक से पेश आएं। अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे सख्त ज़बान में भी बात करता है तो तब भी आपने अपने लहजे में नरमी ही रखनी है और रिलैक्स रहना है। याद रखें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर वो फ्लेयर अप हुआ है तो आप भी फ्लेयर अप हो जाएं, आप भी गुस्से में आ जाएं। यही वो कुछ चीज़ें हैं, शायद वो टेम्परामेंट भी बच्चे का चेक करते हैं। बाज़ दफ़ा वो आपको बिठाई रखते हैं, 3-3 4-4 घंटे बिठाने के बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। मीन्स कि ये इसमें हो सकता है उनके वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकते हैं कैंडिडेट को एवेल्यूएट करने के लिए। लेकिन चीज़ों को जो है अगेन कि आप चीज़ों को फाइन की बजाय बहुत रिफाइन रखें। हर चीज़ आपकी बहुत रिफाइन होनी चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, और याद रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने घर नहीं भूलने।
इन एनी केस अपने डॉक्यूमेंट्स आपने कोई चीज़ घर नहीं भूलनी। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बच्चा है, वो 2021 में एम्बेसी गया और 2022 में उसका वीज़ा लग के आया 1 साल के बाद। ठीक है, मीनवाइल हम उसके एडमिशन भी रिटेन करते रहे, हमने सारी चीज़ें उसके लिए की। क्या था, मौसूफ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो थे ना वो घर भूल गए। ठीक है, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ लेकर जाने हैं। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ईमेल, उसका कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने साथ, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आपका लैग करना चाहिए। ठीक है, और याद रखें आपके जितने पासपोर्ट हैं आपके, ये हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं एम्बेसी इंटरव्यू की जनरल एथिक्स के ऊपर। आपके एक पासपोर्ट है, आप एक पासपोर्ट साथ लेके जाएंगे। आपके 2 पासपोर्ट हैं, आप दोनों पासपोर्ट साथ लेके जाएंगे। आपके 3 पासपोर्ट हैं, आप तीनों पासपोर्ट साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, आपने अपने किसी भी पासपोर्ट को जो है वो आपने इसे वो नहीं करना, आपने किसी भी पासपोर्ट को घर नहीं छोड़ के जाना। अगर आपका कोई पासपोर्ट गुम हो गया है तो काइंडली आपने फिर ये करना है कि आप उसकी लाजमी उसकी FIR या उसकी रिपोर्ट दर्ज करके वो आप साथ लेकर जाएं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, आपने अपने पासपोर्ट का जो है वो सारी चीज़ों को आपने साथ लेकर जाना है। जितने आपके पास पासपोर्ट हैं वो आपने सारे साथ लेके जाने हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास लास्ट 2 पासपोर्ट मौजूद हैं, लेकिन आपका जो 3rd पासपोर्ट है, जो आपका सबसे पहले वाला पासपोर्ट था, ओल्डेस्ट वन, वो अगर गुम हो गया है तो उसकी आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट आप किसी भी थाने में जाके ये रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं कि जनाब ये मेरा पासपोर्ट जो है ये गुम गया है, ये पासपोर्ट की वो आपको एक छोटा सा एक वो दे देंगे, उसकी रिपोर्ट दे देंगे, वो आपने साथ अपने अटैच कर लेनी है। ये इंतहाई याद रखें, जो आपकी आइडेंटिटी है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एम्बेसी इंटरव्यूज़ के लिए। जो आपकी आइडेंटिटी है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ जो है, जिस चीज़ को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, वो चीज़ ये है कि अभी हम फर्दर एक जो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमारे जर्मनी के इंटरव्यू में भी होती है। चीज़ें बाज़ दफ़ा एम्बेसी लीनियंट भी होती है, जैसे आजकल एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट को लेके काफ़ी लीनियंट है, लेकिन सम टाइम हमारे पास ब्लॉक अकाउंट की डिटेल मौजूद नहीं होती, कंफर्मेशन लेटर मौजूद नहीं होता, तो हमें वो जो है हम उसे फिर स्टूडेंट को बैंक स्टेटमेंट साथ ले जाने का हम मशवरा देते हैं, ताकि अपने फाइनेंसिस को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन करंटली जो एम्बेसी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है एम्बेसी उसे बैंक स्टेटमेंट को लेके। लेकिन इवन देन आपके पास बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी तरह के कोई भी सरकमस्टांसिस हो सकते हैं ड्यूरिंग आपकी एम्बेसी के इंटरव्यू के दौरान, जो वीज़ा ऑफिसर है वो अगर आपकी जो है सोर्स ऑफ इनकम से या उसे को फील होता है आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बैंक स्टेटमेंट के बारे में आपसे चीज़ों को इंक्वायर कर सकता है। अब एक्चुअल के बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो बैंक स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में जो बैंक स्टेटमेंट है ना, ये आपकी वर्थ को शो करती है, फाइनेंशियल वर्थ को शो करने के लिए ये डॉक्यूमेंट समझा जाता है। जबकि पूरी दुनिया में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है इसे आपकी हाफ आइडेंटिटी समझा जाता है। हाफ आइडेंटिटी मीन्स इफ यू डोंट हैव योर पासपोर्ट विद यू, यू कैन शो योर बैंक स्टेटमेंट प्लस योर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक स्टेटमेंट अगर आप इकट्ठे ही कर देंगे तो वो आपकी फुल आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर आपके पास फोटो आइडेंटिटी नहीं है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और प्लस आप अपने काउंसिल का लेटर, आप अपना कोई बिल पेड जो है आपके अपने नाम पे हो, उसे कंबाइन करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, याद रखिएगा वीज़ा लगने के लिए तो पासपोर्ट ज़रूरी है। मैं इंटरनल मैटर्स की बात कर रहा हूँ, जो किसी भी कंट्री के अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में सिंपली क्या है, बैंक स्टेटमेंट को आपकी फाइनेंशियल वर्थ के लिए किया जाता है।
अब इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे कि इटली की मैं बात करता हूं। इटली में बच्चे का स्कॉलरशिप होता है, ठीक है, साथ उसका वीज़ा भी होता है, स्कॉलरशिप होता है, एडमिशन है, सब कुछ होता है, लेकिन एम्बेसी उसका वीज़ा नहीं लगाती, बच्चे को वैसे ही भेज देती है। नो डाउट एक तो इटली के लोग वो इलीगल एंट्रेंट से बहुत तंग भी हैं, उस वजह से भी नहीं। इटली, फ्रांस और ग्रीस, इटली, फ्रांस और ग्रीस क्या है, स्पेन को भी बीच में शामिल करें, यहाँ पे जो है वो साउथ एशिया के बड़े इलीगल एंट्रेंट होते हैं, जिससे वो पहले बहुत तंग होते हैं। तो इस वजह से इनकी जो वीज़ा रेशो है ना, वो ना होने के बराबर होती है स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी चीज़ों के लिए तो शायद बिल्कुल ना ही हो। अब क्या है, याद रखें, जहां आपको लिवरेज मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आपके पास स्कॉलरशिप है कि नहीं है, अगर आपके पास स्कॉलरशिप भी है, आपको कोई और यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, HEC वाले कर रहे हैं, इवन देन भी अपनी बैंक स्टेटमेंट कुछ ना कुछ पैसों की साथ लाजमी लगाएं। जो बैंक स्टेटमेंट है वो कुछ ना कुछ पैसों की लाजमी लगाएं साथ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट को कभी भी जो है वो बिल्कुल इस तरह से नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी, याद रखिएगा, वो हमारी हाफ आइडेंटिटी का एक डॉक्यूमेंट भी है। अगर आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप कहीं साथ लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट है, वो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट प्रूव करती है कि आप 6 महीने रहे कहाँ पे हैं, ठीक है, आप क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है आपका सैलरी अकाउंट हो, उसमें सैलरी भी आ रही हो, वो भी आपकी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस है। आप बाज़ दफ़ा ATM इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी एरियल क्लियरेंस है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें एट अ टाइम अगर ज़रूरत हो तो कंसिडर किया जा सकता है। मीन्स बैंक स्टेटमेंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें अपने वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लाजमी साथ रखें। कोशिश करें किसी ने मांगा है या नहीं मांगा हुआ, लेकिन साथ लगाएं, ताकि अगर बशर्ते कि वो बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वीज़ा ऑफिसर को, उसे क्लियर करने के लिए जो है वो आपको वो बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा जी, अब हम ये नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी अगेन जर्मन एम्बेसी में इसका जो है वो ज़रा वीक हो गया है। अभी जर्मन एम्बेसी इस चीज़ को ज़्यादा इंक्वायर नहीं कर रही कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है। अब जो स्पॉन्सरशिप वाला इशू है, स्पॉन्सरशिप के लिए भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग आते हैं, लोग हमें भी कुछ चीज़ें पूछते हैं कि जो है वो कि आपको कोई बंदा स्पॉन्सरशिप लेटर भी वहाँ से, वो जो है ऑफिस, जो आपका जो कमिटमेंट लेटर होता है जो वहाँ से जर्मनी से इशू होता है ब्लॉक अकाउंट के अगेंस्ट, वो भी आप दे सकते हैं एज आ स्पॉन्सर के ऊपर। तो स्पॉन्सरशिप के लिए मेन तो याद रखें, जो स्पॉन्सरशिप का मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका ब्लॉक अकाउंट है। अभी एम्बेसी जो है वो स्पॉन्सरशिप को लेके ये टची नहीं है कि कहाँ से आए हैं पैसे, किधर आए हैं, कैसे आए हैं, ये वो चीज़ें नहीं हैं। किसी वक्त में एफिडेविट्स लगते थे, अभी एम्बेसी इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रही। ये पिछले ये चेंजेस जो हैं ये आई हैं दिसंबर के मिड में से, ये चेंजेस आई हैं दिसंबर के मिड में। एक तो चीज़ें सारी ऑनलाइन हो गई हैं, और दूसरा क्या है कि एम्बेसी इस चीज़ को, स्पॉन्सरशिप को ज़्यादातर कंसीडर नहीं कर रही। अब जो हम जिस चीज़ में से डिस्कस कर रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप लेटर यहाँ पे हो, यहाँ पे पैसे होने चाहिए, या जर्मनी से भी कोई स्पॉन्सर कर सकता है। तो मींस 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो हैं जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं। दोबारा से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये जनरलाइजेशन पे बेस हैं, ये एक्सेप्शंस पे बेस नहीं है। ये सारी चीज़ें जनरलाइजेशन पे बेस हैं। नंबर 1 कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, सॉरी आपका जो ये ब्लॉक अकाउंट की जो स्पॉन्सरशिप है, जनरल इसका वे तो ये है कि यहाँ से पैसे आप जर्मनी जमा करवाते हैं, बैंक आपको ब्लॉक अकाउंट का लेटर सेंड कर देता है, ठीक है, जो एक जनरल प्रैक्टिस है। अदरवाइज क्या है, अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव, अम्मी अब्बू बहन भाई जर्मनी में हैं, तो वो पैसे भी डाल सकते हैं, फिर वो कमिटमेंट का लेटर भी डाल सकते हैं
जो ऑफिशियल कमिटमेंट का लेटर है कि जनाब इसे जो है इसकी जो वो सारी जो क्या कहते हैं लिविंग है उसे मैं स्पॉन्सर करूँगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो बंदा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है जर्मनी से वो क्या है, वो इस कैपेबल हो, उसके टैक्सेस क्लियर हों, A to Z सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर हों, ठीक है। और इसकी जो है वो सैलरी उसका भी लेवल ये हो कि वो इजीली जो है आपको वो 11-12 हज़ार यूरो जो है वो आपके लिए अफोर्ड कर सकता हो, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे ही वहाँ से कमिटमेंट का लेटर आता है ब्लॉक अकाउंट को जो रिप्लेस करता है ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन को, तो एम्बेसी जो है वो अब ना सिर्फ आपकी पाकिस्तान में इंक्वायरी शुरू करती है बल्कि वो स्पॉन्सर को भी इंक्वायर करना शुरू कर देती है जर्मनी में कि ये स्पॉन्सर कौन है, ठीक है। अब क्या है कि जो वो स्पॉन्सर की जो इंक्वायरी है वो अगेन टाइम लेना शुरू कर देगी। यानी कि अगर आपका जो टाइम है वो अगर 4 वीक से 6 वीक का टाइम है तो आपका जो वीज़ा है वो शायद 10 वीक पे भी जा सकता है। वो नेक्स्ट और जर्मनी में लाजमी बात है जब आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपकी इनरोलमेंट की डेट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रॉस हो गई तो फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट इनटेक में चले जाएंगे, वो अगेन आपकी इनटेक को लेके बैठ जाएगा। ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है अगर उस सारी इंक्वायरी के दौरान उस सारी जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उसे जो स्पॉन्सर आपका जर्मनी से था, अगर फॉरेन ऑफिस उससे मुतमईन नहीं होता तो वो स्पॉन्सर को कहेगा कि जनाब आप वहाँ से स्पॉन्सर को कहेगा कि आप वहाँ से जो 11 जो भी आपकी ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है 11,208 यूरो जैसे करंटली अभी चल रही है, वो स्पॉन्सर को कहेगा कि आप जर्मनी से ये पैसे जो हैं ये इनके अकाउंट में डाल दें। तो ये बड़ी एक आप कह लें कि एक जो है ना वो फिर बात वहीं आ गई कि हमने पैसे पे करने हैं लेकिन आपकी एप्लीकेशन इस सारे मसले में नेक्स्ट इनटेक पे जा चुकी होगी, ठीक है। और जो थर्ड जो एक जो प्रॉब्लम है कि स्पॉन्सरशिप वहाँ से हो, उसमें हमने कुछ बच्चों का ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि उन्हें जर्मनी में काम करने की इजाज़त नहीं थी। जिन बच्चों के पैसों का बंदोबस्त जर्मनी में किया गया उन्हें जर्मनी में, वो आपको याद होगा कि बाज़ दफ़ा वीज़ा एक ही साइड पे लग के आता है पासपोर्ट की, लेकिन बाज़ दफ़ा वीज़ा दोनों साइडों पे लगा होता है। एक साइड पे वीज़ा स्टिकर होता है कॉपी के और दूसरी साइड पे उसके क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं आपके वीज़े की। तो वो वीज़ा आपका क्या होता है, उस वीज़े पे आप काम नहीं कर सकते जर्मनी जाके। और याद रखें अगर आप सेटल होना चाहते हैं जर्मनी में तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि आप जर्मनी में काम करें, क्योंकि जर्मनी वो जगह है जहाँ जॉब से नई जॉब निकलती है। जितना आप सोशली वहाँ पे जो है आपकी इंडक्शन होगी सोसाइटी में, उतना ही आपके पास बहुत इजी आपके पास जो है वो वे होगा वहाँ सेटल होने का। और जर्मनी वो लैंड ऑफ आइडियाज़ और वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप मिनिमम टाइम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। याद रखें ब्लू कार्ड आपको किसी वक्त भी मिल सकता है जर्मनी में। जब आपको ब्लू कार्ड मिल गया जर्मनी में जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, नो डाउट जर्मन लैंग्वेज इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपका स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टूडेंट है, मेरे बेतहाशा स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीइंग अ स्टूडेंट ही फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्हें जॉब मिली और उनकी जो कंपनीज थी उन्होंने खुद उनके वीज़ा को जो है वो चेंज करवाया, यानी कि बच्चे को उसी वक्त ब्लू कार्ड मिल गया। ब्लू कार्ड इज़ जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं जस्ट इज़ एक वो थोड़ी सी आप कह लें कि सॉफ्ट शेप है परमानेंट रेजिडेंसी की। जो ब्लू कार्ड है इट्स अ सॉफ्ट शेप ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं जो आप वैसे एंजॉय नहीं कर सकते बगैर ब्लू कार्ड के। लेकिन ब्लू कार्ड जो है वो आपको जल्दी जो है वो आपको आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी जल्दी ले जाता है। अगर आपको लैंग्वेज अगर आपकी जो है वो अच्छी है, जर्मन लैंग्वेज आपने कुछ उस पर काम किया है, तो याद रखें 21 मंथ में, और अगर जर्मन लैंग्वेज पे काम नहीं किया और फील्ड ऑफ स्टडी आपकी ऐसी नहीं है
जिसके लिए कोई लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो 33 मंथ में ब्लू कार्ड आपको आपकी सेटलमेंट के लिए, नेशनैलिटी के लिए आपको ले जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको ले जाता है। अच्छा, अब ये थोड़े से, अभी तक हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वीज़ा लगने के लिए, ठीक है। फर्दर इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो आपको जो है वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ भी आपको पूछ लेता है कि जनाब आपने, इफ़ यू गॉट अ जॉब इन जर्मनी देन व्हाट यू विल डू, कि आपको जॉब अगर मिल जाती है तो आप वापस आ जाएंगे या जर्मनी में ही रहेंगे। याद रखें दो चीज़ें हैं, हर वो चीज़, हर डिस्कशन के जो है, स्पेशली जो हम कह लें कि जो आप किसी भी स्पेसिफिक जो है वो आप, जैसे अभी हम जर्मन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम एम्बेसी में बैठे हुए हैं, इसके दो आंसर्स हैं। एक तो है आपकी जो रियल टाइम बेसिस पे जर्मन्स को ज़रूरत है पढ़े लिखे लोगों की कि वो काम कर सकें, ठीक है, वो हमारे ऊपर हमसे फ़ीस ना लेकर, जर्मनी में बेशतर डिग्रीज़ वो हैं जो खुदा ना खास्ता आपको यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में करनी पड़ जाए तो आपकी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया सिर्फ उसकी फ़ीस होगी। लेकिन अगर वो हमसे 1 करोड़ रुपया नहीं ले रहे तो इसकी कोई वजह है, ठीक है। उन्हें लोग चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। जर्मन जो है वो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दुनिया की, उन्हें लोग चाहिए काम करने के लिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन सेकंड थिंग है उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि कोई कंट्री भी ये नहीं चाहता कि किसी दूसरी रेस से या दूसरे नेशनल लोग आएँ, ठीक है, या कोई भी जो है फॉरेन नेशनल्स आएँ और आके वो इतने, यानी कि वो नंबर ऑफ उसमें आ जाएं, उसमें नंबर्स में आ जाएं कि वो हमारे कंट्री को अफेक्ट करना शुरू कर दें। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता। ये इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। अब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि हमने इस क्वेश्चन का जो था कि तुम्हें जॉब मिल जाए और तुम क्या करोगे, तो इसका आंसर यही है कि जनाब करंटली आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़। अभी मेरे माइंड में सिर्फ मेरी स्टडीज़ हैं, मैं स्टडीज़ के लिए वहाँ जा रहा हूँ। आई हैवंट थिंक अबाउट माई जॉब, मैं वहाँ जॉब नहीं करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व माई नेशन। ये उसे भी पता है, ये आपको भी पता है सारी बातों का। लेकिन क्या था, ये हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं, जो हमारा एक नैरेटिव था, ये उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि जनाब हम वहाँ पे हमें शादी की ऑफ़र होती है, कोई चीज़ है, हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, हम वापस आ जाएंगे। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि याद रखें जिन लोगों के पास स्कॉलरशिप होते हैं वो लाजमी अपने कंट्री में वापस आ जाते हैं। वो कभी आगे सेटलमेंट के लिए बहुत लीस्ट चांस होता है जो आगे वो सेटलमेंट के लिए जाएं, स्पेशली जब आपकी ओन कंट्री ने आपका स्कॉलरशिप अरेंज किया होता है। जैसे HEC वालों ने अगर पाकिस्तानी किसी का को स्कॉलरशिप दिया है तो वो वापस आने के लिए दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि वो वहाँ जाके सेटल हो जाएं, ठीक है जी। ये भी एक इसका जो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। अच्छा जी, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है कि वाई जर्मनी, वाई नॉट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए। वो कोई भी कंट्री आपके साथ नहीं कर सकता है कि आप किसी और जगह क्यों नहीं जा रहे, आप जर्मनी ही क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी दो चीज़ें हैं। अगर तो इसे हम सिंपल अदर कंट्रीज़ के जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसकी टर्म्स में अगर हम इसे देखते हैं तो हम स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं कि आई हैवंट एक्सप्लोर यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वन ऑफ माई प्रोफेसर हैज़ रिकमेंडेड मी जर्मनी एंड नाउ आई हैव अप्लाइड इन द यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई गॉट एडमिशन, नाउ आई हैव अप्लाइड फॉर वीज़ा। यानी कि हमने जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम इसे क्लोज, जिसे कहते हैं ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि वो ये है कि हमने जो है वो, मेरे क्लास में एक टीचर थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो PhD की हुई थी जिन्होंने जर्मनी से, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। तो उसके बाद क्या है कि ही हैज़ रिकमेंडेड मी दिस प्रोग्राम, मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया। ये वो मोटिवेशन वाली साइड पे भी आ जाता है कि मैंने उस प्रोग्राम में अप्लाई किया, मुझे वीज़ा मिल गया, एडमिशन मिल गया, अब मैं जो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आ गया हूँ।
बजाय कि हम उन्हें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन करना, इट्स नॉट आवर गोल। हमारा गोल है कि हम वहाँ से वीज़ा लें। हमने यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी के साथ कंपेयर नहीं करना। मीन्स हम इसे क्लोज करेंगे कि हमने कभी इसे एक्सप्लोर किया ही नहीं किसी और कंट्री को जाने के लिए। ये इंतहाई एक जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो आप कहें कि और बीच में फिर बहुत सारे माइनर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जैसे वो आपसे पूछता है कि जनाब आपकी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन सी हैं आपके उसमें, क्या कहते हैं, वो जर्मनी में, या मोस्टली वो आपके किसी सिटी के अराउंड भी पूछ सकता है। आपको वो सिटी के अराउंड ही अपने पता होनी चाहिए ज़्यादा, ये ज़रा ज़्यादा, अदरवाइज़ अगर नहीं भी पता होंगे तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज जो हमारा फोकस है वो स्टडी है, हमारा फोकस टूरिज़्म तो है नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि चीज़ों को देखें। लाइक अगर आप बर्लिन में हैं तो बर्लिन में जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो 2, 4, 5, 7 जो है वो ब्रेंडनबर्ग गेट है, ये क्या कहते हैं बर्लिन वॉल का वो मेमोरियल है, इनकी पार्लियामेंट है, ठीक है जी, म्यूज़ियम्स हैं काफ़ी से। तो आप 2-4 चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, जस्ट लाइक ये एक आप कह लें कि ये अच्छी एक क्या कहते हैं आपकी ये एक्टिविटी होगी, इसे लाजमी कर लें। अपने सिटी को देख लें कि सिटी के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, ये हो गया। अब एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आपको लिखने के लिए भी दे सकता है कि वाई जर्मनी। अब वाई जर्मनी में स्ट्रेट अवे हमने जर्मनी की मुफ्त एजुकेशन के बारे में जिक्र नहीं करना शुरू कर देना कि जर्मनी जो है ये फ्री है, अफोर्डेबल है, ये है वो है। नो डाउट ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन ट्राई टू इस पॉइंट को कोई चौथे, पाँचवें, सातवें पॉइंट में लेके आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो एकेडमिक्स आपकी जो है ना उससे रेलिवेंट चीज़ों को लेके जाएं कि जो जर्मनी है ये दुनिया का नंबर 1 हाईटेक मैन्युफैक्चरर है। इसकी वजह से क्या है, एकेडेमिया का और इंडस्ट्री की बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन है। जो इंडस्ट्री है उसकी मोस्ट ऑफ रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट होती है। इसकी वजह से उसका जो है वो पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो जर्मनी में टीचर स्टूडेंट रेशोज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत अच्छी हैं। हमने 4-5 लाइनों में ही इसका आंसर करना है, डायरेक्ट आंसर। इसके लिए हमने पीछे से कोई तमहीद नहीं बांधनी, इसे हमने को बहुत लंबा नहीं इसे हमने लिखना, ठीक है। ये हम स्पेसिफिकली इस्लामाबाद एम्बेसी के उसमें बात कर रहे हैं पेराए में कि इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है ये हम उसी में, वरना कराची में तो वो इस चीज़ को मांगते भी नहीं है कि आप उन्हें लिख के भी दे सकते हैं, पहले वहाँ जाके बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि अगेन हम इसमें जाते हैं कि वाई जर्मनी में सबसे पहले आप बताएं कि जो जर्मनी जो है वो हाईटेक मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, ठीक है। इसमें जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की जो है वो फर्स्ट हाईटेक इंडस्ट्रीज़ जो है वो जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी में क्या है, पूरे यूरोप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जो है वो जर्मनी अकेले का पूरे यूरोप से ज़्यादा है, ठीक है। जर्मनी में जो इंडस्ट्री की रिसर्च है मोस्ट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की जाती है। यूनिवर्सिटी में जो है वो इससे क्या है, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़बरदस्त है जर्मनी में, ठीक है जी। इसके अलावा आप फर्दर उसमें अब आप उसे कह सकते हैं कि जर्मनी जो है वो बड़ा अफोर्डेबल है। और मीन्स क्या है, जर्मनी की जो एजुकेशन है वो क्या है, वो एक उसका जो करिकुलम है वो अप टू डेट है। जो आप पढ़ रहे हैं वही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो 5, 7, 8 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप, ये वो जो हमने पॉइंट लिखने हैं, हमने ये नहीं लिखना कि जी जनाब जर्मनी बड़ा अच्छा कंट्री है, जर्मनी का वो भी बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा है, फलां भी बड़ा अच्छा है। यानी कि उसमें वो यहाँ आप क्रॉस कल्चर के बारे में बता सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक पॉइंट है। यानी कि खाली ये बात नहीं लिखनी कि मुझे जनाब जर्मनी वैसे बहुत अच्छा लगता है, हमने उसकी इंग्रेडिएंट्स बताने हैं कि जर्मनी वाई जर्मनी में उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम उन्हें वहाँ पे हम उन्हें नोट करेंगे। इसी तरह इन सारे टॉपिक्स पे 3-3, 4-4, 5-5 जो है वो एक लाइन अगर एक उसके ऊपर लिखेंगे तो हमारी 4-5 लाइनें ये वैसे ही बन जाएंगी, इससे कोई वो नहीं है। अच्छा, अब अगेन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया उसे दोबारा डिस्कस करते हैं कि वाई दिस कोर्स।
वाई दिस प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को मैंने वही बताया, इसका सिंपल वो है कि 5 से 6 मॉड्यूल प्रीवियस एजुकेशन के, 5 से 6 मॉड्यूल टारगेट एमएस प्रोग्राम के, अब और होने ये थोड़े से आपस में ये इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, लाइक ये बेस में हो और ये एडवांस नॉलेज में हो, ये बेस में हो, ये स्पेशलाइजेशन में हो, ये बेसिक नॉलेज में है, ये स्पेशलिस्ट नॉलेज में है। तो वो क्या है, ये इन्हें मेंशन करें। ठीक है, और उसके बाद उन्हें बताएं कि जनाब ठीक है कि फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन दीज डोमेन्स एंड नाउ जो है वो उन जो 5 मॉड्यूल्स हैं उनकी फर्दर एडवांस डोमेन्स में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है इस जगह पे। ठीक है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी की लैब को भी मेंशन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि ये जनाब जो है ना, इन फैसिलिटीज़ के लिए मैं इसे रिलेशनशिप के लिए आप उसे ये चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जब भी आप एक कोर्स को दूसरे प्रोग्राम के साथ रिलेट करेंगे। फिर इस प्रोग्राम के जो हमने सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, उससे भी हम थोड़ा सा आपस में यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद जनाब एक और बड़ा इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हमने वाई दिस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी को हमने क्यों सर्च किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी को जो सर्च करने का मतलब अगेन कि हम यहाँ पे एकेडमिक्स के लिए आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं। यूनिवर्सिटी को हमने सर्च इसलिए किया है कि ड्यू टू माई प्रोग्राम, कि मेरे प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, मेरे प्रोग्राम की यूनिवर्सिटीज़ के पास लैब्स बड़ी अच्छी हैं, मेरे प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी में रिसर्च बड़ी अच्छी हो रही है। ठीक है, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं तो आपको वेब पेज के ऊपर ये मोस्ट ऑफ चीज़ें सारी लिखी हुई मिलती हैं। यूनिवर्सिटी में ये मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हैं वो आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हुए याद रखिएगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है ना, लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हुए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके माइंड में थोड़ी सी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर आपको वो लिखने के लिए कह दे इस क्वेश्चन को, तो इसे भी हमने 4-5 लाइनों में ही आंसर करना है, डायरेक्ट आंसर में। ज़्यादा हमने इसकी वो जो हमारे रेफरेंस नहीं इसका डेवलप करना। ठीक है, कि जो मेरा प्रोग्राम है उसकी बेस पे ही मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है। यूनिवर्सिटी में उसका जो रिसर्च का लेवल है वो बड़ा अच्छा है, यूनिवर्सिटी की जो उससे रेलिवेंट लैब्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो बड़े वेल इक्विप्ड हैं इस चीज़ को लेके। यूनिवर्सिटी के अगर किसी प्रोफेसर की रिसर्च का हवाला दे सकते हैं तो वो लाजमी दें, स्पेसिफिकली वो बहुत ज़रूरी है। और आप यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को भी लेके चल सकते हैं बीच में, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को भी। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप किसी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी 1200 साल पहले या 600 साल पहले वो क्या थे, वो टेक्निकल कॉलेज थे। ठीक है, तो आप उसकी टेक्निकल हिस्ट्री को भी लेके जा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वो कहता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। ये एक इंतहाई जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछता भी है और आपसे लिखने के लिए भी आपको दे देता है। अब इसमें एक और बड़ा इंतहाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, बाज़ दफ़ा जस्ट स्टूडेंट को आप कह लें कि वो करने के लिए ये आती तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग में चीज़ आ जाती है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिन बच्चों की प्रोफाइल वीक होती है, उन्हें थोड़ी सी चीज़ों को फर्दर कम्प्लेक्स करने के लिए एम्बेसी क्या कहती है, एम्बेसी आपको एक पेज दे देगी सिंपल। उस पेज पे लिखा होगा कि आपका जो बीएस का रिसर्च क्वेश्चन था वो क्या था, थीसिस किया है उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपके सुपरवाइज़र के बीएस की जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है। इसी तरह नीचे उन्होंने पूछा होगा कि आपके एमएस का जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या है, या आप किस रिसर्च क्वेश्चन पे काम करना चाहते हैं। और नीचे लिखा होगा कि जो रिसर्च क्वेश्चन है इसमें आपका सुपरवाइज़र कौन है, इस रिसर्च को असिस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी ने आपको कौन सा सुपरवाइज़र प्रोवाइड किया है। जनरली जो ये चीज़ है ना, ये पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए होती है, लेकिन वो वैसे ही ज़रा एमएस के स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए ये दे देते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एम्बेसी जाएंगे आपके पास आपका फ़ोन नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा आपके पास, आप किसी को जो है वो आप कोई फ़ोन नंबर निकाल के नहीं किसी को दे सकते। यू डोंट हैव योर मोबाइल नंबर, कोई ईमेल, कोई चीज़, कुछ नहीं आपके पास वहाँ पे होगा। तो आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन, अगर आपने थीसिस किया हुआ है, वो आपको लाजमी याद होगा। अपना थीसिस का क्वेश्चन लिखें, नीचे उसके लिखें आई डोंट हैव माई सुपरवाइजर्स कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपका मोस्ट ऑफ जो जर्मनी में ट्रेंड होता है वो क्या है, इन योर थर्ड सेमेस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी अलाउ यू टू सेलेक्ट योर रिसर्च क्वेश्चन, और थर्ड सेमेस्टर में ही आपने उसकी सुपरवाइज़र के असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई करना होता है कि इसमें मुझे सुपरवाइज़र कौन सा असिस्ट करेगा। तो आप उसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरा आई वांट टू डू वर्क ऑन दिस डोमेन, आप उस डोमेन का जिक्र कर सकते हैं उसमें एमएस के प्रोग्राम के लिए, और साथ आप लिख सकते हैं कि आई विल सेलेक्ट माई रिसर्च सुपरवाइज़र इन माई थर्ड सेमेस्टर। ये जनरल उसका एक होता है। मैंने बताया कि ये पीएचडी के क्वेश्चंस के लिए होता है, लेकिन ये बाज़ दफ़ा विदाउट एनी रीज़न जो है ये एमएस के जो बच्चे हैं उन्हें ये दे दिया जाता है। ये थोड़ा सा बच्चे के लिए जो है वो परेशानी का बायस होता है, लेकिन वो इसे इजीली आप जो है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और एक होता है कि आप वहाँ जाके रहेंगे कहाँ पे, वेयर यू विल स्टे इन जर्मनी। अब जर्मनी में जो स्टे का मसला है वो मोस्ट ऑफ टाइम तो हम बच्चों को यही रिकमेंड करते हैं कि आप जर्मनी जाएं, जाकर जगह देखकर वहाँ पे रेंट पे करें चीज़ों को ना, या यूनिवर्सिटी में। और जर्मनी की जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक इशू है, उनमें जो है वो चीज़ें इस तरह से होती हैं कि एक दफ़ा आपको वो हुआ, क्या कहते हैं, एक दफ़ा एक इनटेक में आप जाएंगे, सेकंड इनटेक में आपको डॉर्म में जगह मिलेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे हैं, स्वाय चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास डॉर्म बड़े हैं, स्पेस उनके पास ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, वो आपको इस इनटेक में आप जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में जगह नहीं मिलेगी, सेकंड सेमेस्टर में आपको यूनिवर्सिटी में जगह मिलेगी, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका एक बड़ा इजी सा आंसर है। वो इजी सा आंसर ये है कि जो है ना कि यू ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग विद योर यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी टोल्ड यू दैट व्हेन एवर योर वीज़ा विल बी स्टैम्प्ड दे विल अरेंज अ सिंगल रूम फॉर यू, ठीक है। ये आराम से आप यूनिवर्सिटी से भी आप कह सकते हैं, इसकी उसने कोई ईमेल नहीं मांगनी आपसे, इससे उसने कोई चीज़ नहीं मांगनी, ठीक है। आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, और याद रखें हर वो चीज़ जो आप इंटरव्यू में ऐड कर रहे हैं, एडिशनली उसे देने लगे हैं इंफॉर्मेशन, या पीछे आपके पास उसका प्रूफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने उसे टेलीफोनिक डिस्कशन का कहना है हर चीज़ में कि इस चीज़ में टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है मेरी यूनिवर्सिटी से, ताकि आप उसे कोई रिटर्न ना कोई चीज़ आप उसे सेंड कर सकें, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे वो कोई रिटर्न में कोई चीज़ ना मांग ले, हर वो इंफॉर्मेशन जिसमें आप खुद श्योर नहीं हैं, या जस्ट आप फॉर सम टाइम फॉर 2-3 डेज आप एम्बेसी को देना चाहते हैं, तो उसमें आपने एम्बेसी के साथ डिस्कशन करनी है, टेलीफोनिक डिस्कशन, कि मेरी यूनिवर्सिटी में टेलीफोनिक डिस्कशन हुई है। वो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर हो सकता है, वो आपका जो है वो प्रोफेसर हो सकता है, कोर्स मैनेजर हो सकता है, ठीक है, कोई स्टडी एडवाइजरी हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं, याद रखें कि आपने जब भी आपने बताना है, आपने उन्हें कहना है कि ये टेलीफोनिक डिस्कशन आपकी उनके साथ हुई है। रिटर्न का जिक्र ज़रा कम करें, क्योंकि रिटर्न का जब आप किसी बंदे को कहते हैं तो वो बंदा उस प्रूफ को भी मांग लेता है कि जनाब आपका जो है वो प्रूफ क्या है आपके पास रिटर्न मटेरियल का। ये बड़ी जो है वो इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा जनाब अब जनरल जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो तो एक नेचुरल है कि जब साल का हमने ब्लॉक अकाउंट देना है लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, जर्मनी में आपका 1 साल का ब्लॉक अकाउंट होता है। ब्लॉक अकाउंट मींस के अभी 11,208 यूरो हैं। ये बेसिकली आपके पहले साल का एक्सपेंस है, ठीक है। जर्मन का फॉरेन ऑफिस कहता है कि हर बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो ये एक्सपेंसेस साथ लेकर जाए। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, ये साथ लेकर जाए, इसके बगैर वीज़ा नहीं लगता, इसके बगैर वीज़ा नहीं लगता। ये मेजर कंपोनेंट है वीज़ा का, ठीक है जी। और क्या है कि ये बेसिकली 12 ये
हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हर महीने आपको 934 यूरो मिला करेंगे और पूरे साल में 12 इंस्टॉलमेंट आपके पास वापस आ जाएंगी, ठीक है। बट इट डजेंट मीन कि जर्मनी जाकर आप सिर्फ अपने ब्लॉक अकाउंट पे रिलाई करेंगे। नो, जर्मनी में जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली थोड़ा सा बिहेव करे तो वो आराम से 800, 1000 और कुछ जगहों के ऊपर 1500, 2000 यूरो भी अर्न कर सकता है। ये कोई ऐसी कोई वो जर्मनी में ये कोई बहुत वो बड़ी चीज़ नहीं है। ये आप जनरली बच्चों को मिलेंगे, बेशतर बच्चे 1500 यूरो, 1000, 2000 यूरो अर्न कर रहे होंगे। मींस के ये आप स्पेसिफिकली इस ब्लॉक अकाउंट पे ही नहीं है। और ये ब्लॉक अकाउंट बिल्कुल सिक्योर है, ये इतना सिक्योर है कि कोई बंदा इसके साथ प्ले नहीं कर सकता सिवाय स्टूडेंट के, ठीक है जी। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि ये ऑनलाइन है, ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्या है ये इंतहाई सिक्योर है। ये जो सिक्योरिटी है वो इंतहाई जो उन्होंने इसकी काफ़ी टफ रखी हुई है कि जब भी इस ब्लॉक अकाउंट की मनी के साथ कोई बंदा प्ले करना चाहेगा तो वो सिर्फ स्टूडेंट ही उसके साथ प्ले कर सकता है और कोई बंदा उसके साथ प्ले नहीं कर सकता। लेकिन जनाब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेरा ख्याल है क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप सो कि जो स्टूडेंट है वो हमारे इस इंटरव्यू प्रेपरेशन की जो वीडियो को देखेगा तो उसे मेरा नहीं ख्याल कि इससे बाहर भी उसे कोई चीज़ चाहिए होगी। इट विल बी क्वाइट सफिशेंट फॉर हिम और हर। और याद रखिएगा अगेन कि हमारा यूरो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे तब तक हम जैसे वो पाकिस्तान में एक बड़ी टर्म चलती है डन बेस, वो हमने भी डन बेस पे जो है ना ये सब कुछ डन बेस पे ही होता है कि हम बच्चे से पहले कोई पैसा नहीं लेते बल्कि अपनी जेब से बच्चे के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीसिस, उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके कोरियर के चार्जेस, ठीक है। अभी तो एक DHL का जो कोरियर है वो भी कोई 11-12 हज़ार रुपये का है, ठीक है जी। इसके अलावा उसकी एम्बेसी की फ़ीस, ये वो सारी अमाउंट्स हैं जो हम खुद पे करते हैं। और फिर जब बच्चे का वीज़ा लग जाता है, वीज़ा बच्चे के घर में आता है, तो उसके बाद फिर जो बच्चा है वो जो भी हमारी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे जो अमाउंट डिसाइड हुई होती है वो फिर हमें अपना वो अमाउंट पे करता है और हमारे पास बच्चे का एक चेक होता है गारंटी का, वो हम बच्चे को वापस कर देते हैं। ये जनाब आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। काइंडली इसे ख़ुद भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो अजीज़ो अकारब हैं उन्हें भी आप सेंड कर सकते हैं। ये नो डाउट ये स्पेसिफ़िकली जर्मन एम्बेसी के वीज़ा इंटरव्यू के लिए थी, लेकिन क्या है कि जो ये सारे आलमोस्ट तमाम एम्बेसी में यही क्वेश्चंस और यही आंसर होते हैं। जनाब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा अब ये इन वीडियोज़ के साथ जो है वो आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।